नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। हिंदू में देखो आज एक भी आर्टिकल डिस्कस करने लायक नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट दूसरे न्यूज़पेपर से खास करके इंडियन एक्सप्रेस से हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा आज का, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस का है, सेमीकोन डिप्लोमेसी से संबंधित। सेमीकोन डिप्लोमेसी मतलब सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी। और तीसरा आर्टिकल इस इश्यू से संबंधित तो आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन अलग पर्सपेक्टिव से। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु स्टेट असेंबली से 2 बिल पास करवाए हैं जिनकी सहायता से पावर छीनी जा रही है गवर्नर से वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की विभिन्न स्टेट यूनिवर्सिटीज में। तो पहले हमने फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से यह आर्टिकल समझा था, आज थोड़ा अलग गहराई में जाते हैं। अलग अलग राज्यों में इस इशू को लेके क्या क्या नियम है, क्या क्या सिचुएशन है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से, इवन जीएस पेपर 2 में जो फेडरलिज्म का टॉपिक है ना, वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, अरुणाचल प्रदेश और असम जिनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, इन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज को गठित करने का निर्णय लिया है। हम देखो नॉर्थ ईस्ट में जो विभिन्न राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है ना, उसकी एक बड़ी पिक्चर को समझते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो ये डिस्प्यूट है ना, इसकी तरफ आएंगे। देखो हमारे देश में अक्सर आपने देखा होगा, एक परिवार में, फैमिली में जब 2 भाई या फिर 2 भाई बहन आपस में अलग होते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, जब अलग होते हैं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। और प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होता है, बहुत बार प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट भी पैदा हो जाता है। भाइयों के बीच कायदे से होना भाई बहनों के बीच भी चाहिए, लेकिन थैंक्स टू पैट्रियार्की भाइयों के बीच अक्सर ऐसा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। उसी प्रकार से 2 राज्य जब आपस में डिवाइड होते हैं, बहुत बार इनके बीच में ना डिस्प्यूट रह जाता है कि ये एरिया हमारे पास होना चाहिए, ये एरिया हमारे पास होना चाहिए। और हमारे देश में तो ब्रिटिशर्स ने जहां 200 साल तक देश पर राज किया, उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से विभिन्न बाउंड्रीज को ड्रा किया। लेकिन आज़ादी के बाद कई सारे राज्य ऐसे हैं, ट्राइब्स ऐसी हैं जो ब्रिटिशर्स द्वारा गठित की गई बाउंड्रीज को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको लगता है वो तो देखो ब्रिटिशर्स तो कॉलोनियल पावर थे, उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये एरिया अभी तो हमारे पास में आना चाहिए ना। और सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट है ना नॉर्थ ईस्ट में, वो असम और बाकी राज्यों के बीच में है। उसका रीजन भी है क्योंकि ज्यादातर ये जो राज्य निकले हैं ना, ये असम से ही निकले हैं। जैसे नागालैंड अलग से राज्य बना 1963 में, मेघालय पहले एक ऑटोनोमस स्टेट बना था 1970 में, और उसके बाद फुल फ्लैज स्टेट बन गया 1972 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये असम से अलग हो गए थे, यूनियन टेरिटरीज बन गए शुरू में 1972 में, और बाद में इनको स्टेट भी बना दिया गया था। लेकिन दिक्कत वही है, नए जो ये स्टेट बने ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी वजह से असम एक तरफ और दूसरी तरफ वो राज्य जो असम से अलग हुए हैं, इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, बाउंड्री को लेके विवाद देखने को मिलता है। कुछ समय पहले हमने न्यूज डिस्कस की थी कि असम और मेघालय ने कुछ लोकेशंस पर बॉर्डर विवाद को सुलझा लिया है। और बात देखो ऐसी नहीं है कि सिर्फ ये विवाद नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। आप नॉर्थ इंडिया के राज्यों को देख लीजिए, हरियाणा पंजाब, आप साउथ इंडिया के राज्य को देख लीजिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो ये तो देखो फेडरलिज्म का पार्ट है। अब हम बात करते हैं इस स्पेसिफिक डिस्प्यूट की, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। देखो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे ना, तो ये पूरा अरुणाचल प्रदेश असम का पार्ट हुआ करता था। पॉइंट समझ गए ना? जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो बीच में ये बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस पूरे एरिया में ऊपर वाले में पहाड़ हुआ करते थे, घने जंगल हुआ करते थे, और नीचे वाला जो एरिया है, जो आज का असम है, मेनली ये प्लेन एरिया था। और ब्रिटिशर्स तो आपको पता है घनघोर लालची हुआ करते थे, तो वो एक सिस्टम लेके आए, इनर लाइन परमिट सिस्टम। मेनली उन एरियाज के लिए था जहां पे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, फॉरेस्ट हैं। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इन एरियाज को वो एक्सप्लॉइट कर सकें, बाहर के लोग ना आ सकें,
पहाड़ी एरियाज में, जंगलों में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसी वजह से वो इनर लाइन परमिट सिस्टम लेकर आए थे 1873 में। इनर लाइन परमिट सिस्टम जहां जहां पर है वहां पे जाने के लिए आपको ये परमिट लेना पड़ता है। जैसे मिजोरम में अभी भी लागू है। जब मैं मिजोरम में गया था तो मैंने लिया था, एयरपोर्ट पे ही मतलब उपलब्ध होता है, 350 रुपये लिए थे। हालांकि बाद में पता लगा दूसरे राज्य जहां पे इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल है ना, वहां पे 30-50 इतने रुपए लगते हैं। खैर, पॉइंट समझ गए ना। पॉइंट ये है, ये असम का पार्ट हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश, लेकिन यहां पे हिली एरिया थे, तो यहां पे जाने के लिए इनर लाइन परमिट लागू कर दिया ब्रिटिशर्स ने 1873 में। और उसके बाद ऊपर वाले एरियाज का बकायदा नाम भी रख दिया गया। नाम रखा गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स। 1915 में ऊपर वाले एरिया का नाम रख दिया गया था। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, नाम चेंज हुआ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और बाद में फिर से नाम चेंज हुआ था अरुणाचल प्रदेश, जो आज भी लागू है। आज भी मतलब अरुणाचल प्रदेश नाम से ही आप इस राज्य को जानते हो। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय असम सरकार के द्वारा, असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी 1951 में। और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1954 में नेफा मतलब आज का अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का कुछ एरिया दे दिया गया असम को। समझ रहे हो? मतलब फिर से बोलता हूं, 1951 में असम सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नेफा का कुछ एरिया दे दिया गया था असम को। तो आज अरुणाचल प्रदेश की यही शिकायत है, क्योंकि उस समय का नेफा आज का अरुणाचल प्रदेश है ना। तो आज अरुणाचल प्रदेश का यह कहना है 1954 में जो एरिया दिया गया था नेफा से असम को, वो गलत है, क्योंकि लोकल ट्राइबल लोगों से आपने कंसल्ट ही नहीं किया था। उस लैंड पर उनके कस्टमरी राइट्स थे परंपरागत रूप से, लेकिन वो एरिया दे दिया गया असम को। जब अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस बनाता है ना, तो वो लोग अपना स्थापना दिवस तक नहीं बना सकते, क्योंकि वो असम में आता है आज के समय में। असम की सरकार का तर्क ये है, देखो उस समय 1954 में जो ट्रांसफर हुआ था ना लैंड का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास नहीं हुए 1971 में भी हुए, 1974 में भी हुए। 3 पक्षीय एक कमेटी गठित की गई थी उस समय 1979 में, जिसमें 3 पक्ष थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और 2 राज्य, ये अरुणाचल प्रदेश और असम, ताकि सर्वे ऑफ इंडिया मैप के आधार पर बॉर्डर को डिलिनिएट किया जा सके। देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर से ऊपर जो 489 किलोमीटर का बॉर्डर है ना, उसे तो डिमार्केट कर लिया गया था 1984 तक, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया रिकमेंडेशन को। इस जो 3 पक्षीय कमेटी थी ना, इस कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। और जो एरिया दिया गया था असम को 1951 की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, ज्यादातर एरिया पर क्लेम किया जाता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश कहता है कि वो एरिया सारा हमारा है, आप हमें ही दीजिए, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके बाद असम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया 1989 में और आरोप लगाया अरुणाचल प्रदेश के कि अरुणाचल प्रदेश इंक्रोचमेंट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2006 में एक लोकल बाउंड्री कमीशन का गठन किया, जिसको लीड कर रहे थे रिटायर्ड जज। 2014 में इस लोकल बाउंड्री कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। कमीशन ने यह रेकमेंड किया कि 1951 में, 51 और 54 में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कमेटी 1951 में गठित की गई थी। तो इस लोकल बाउंड्री कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किया गया था, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि असम कुछ एरिया जो 1951 में असम को मिला था ना, वो वापस दे अरुणाचल प्रदेश को। इस लोकल बाउंड्री कमीशन ने दोनों राज्यों को यह भी रेकमेंड किया था कि आप मिडिल पाथ लेके आइए इस बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, लेकिन इसका भी कोई समाधान नहीं निकला। समाधान निकलेगा भी कैसे? मतलब दोनों पार्टीज का क्लेम है कि ये हमारा एरिया है, हमारा एरिया है। तो इसके लिए देखो, थोड़ा तो दोनों राज्यों को झुकना पड़ेगा। मतलब दोनों ही बोलेंगे कि नहीं, हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे जिन भी डिस्प्यूटेड पॉइंट्स पर विवाद है ना, जैसे 1200 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं, 804 किलोमीटर का बॉर्डर है और 804 किलोमीटर के बॉर्डर पर 1200 पॉइंट्स पर विवाद है। जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख ले,
और कंपनसेट कर ले दोनों राज्यों को। या फिर यूं हो सकता है असम अरुणाचल प्रदेश को सारा एरिया दे दे, बदले में अरुणाचल प्रदेश असम को कंपनसेट करे सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से। यूं भी हो सकता है कि एरिया असम के पास ही रहे लेकिन अरुणाचल प्रदेश को कंपनसेशन मिल जाए उस एरिया के लिए, दोनों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और असम से। या फिर एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आधा आधा एरिया डिवाइड कर लें, 50% 50%। जैसे मेघालय और असम के बीच जो 6 पॉइंट्स पे बॉर्डर विवाद सुलझा ना, उसमें यही तरीका अपनाया गया था कि आधा आधा एरिया रख लेते हैं, 50-50%। अब देखो, पता है ये सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात अब क्यों सामने आ रही है? अभी देखो ज्यादातर राज्यों में ना बीजेपी या फिर बीजेपी के अलायंस की सरकार है, तो यूं कह सकते हो अभी बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए। इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, और इसीलिए ज्यादा पुश किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लक्ष्य ये रखा गया है 15 अगस्त 2022 से पहले, 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो इससे पहले जितने भी बॉर्डर विवाद है ना उनको सुलझा लिया जाए। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज का गठन करना अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी देखो 12 कमेटीज का गठन किया गया है क्योंकि 12 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर विवाद है। मतलब जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना वो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सैटेलाइट मैपिंग हो सकती है विवादित क्षेत्र की, ताकि पता लग जाए कि वो कौन से स्टेट में ज़्यादा सूटेबल हैं शामिल करने के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल की हेल्प ली जा सकती है, जोनल काउंसिल की हेल्प ली जा सकती है। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे फेडरलिज्म में जिनका सहयोग लिया जा सकता है। बट देखो, बॉर्डर विवाद को इस प्रकार से सुलझाया जाए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल निकल के आए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सेमीकॉन डिप्लोमेसी से संबंधित है। सेमीकॉन डिप्लोमेसी मतलब सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसे जीएस पेपर 2 में जो फॉरेन पॉलिसी वाला टॉपिक है ना वहां से भी रिलेट किया जा सकता है। क्या है? देखो, सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वो आपको पता है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना उनमें चिप लगी होती है, और वो चिप बनती है सेमीकंडक्टर्स की सहायता से। और इन चिप्स को बनाना देखो आसान काम तो है नहीं, मुश्किल काम है। और ये फाइनल जो चिप बनती है ना, इसमें यूं कहा जाता है 70 हाथों से गुजर के ये फाइनल चिप बनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो ताइवान में अमेरिका की फाउंड्री है। फाउंड्री मतलब वो स्थान जहां पे मेटल की कास्टिंग होती है। अमेरिका की फाउंड्री है, डच की मशीनरी है, उस पे जापान का इंजीनियर काम कर रहा है। उसको बाद में मलेशिया में भेजा जाता है पैकेजिंग के लिए, और मलेशिया से पैकेजिंग होके इंडिया में आती है एज ए फाइनल प्रोडक्ट। मतलब बहुत सारे हाथों से गुजरना पड़ता है, तब जाके फाइनल चिप तैयार होती है। अलग अलग देशों में, एक ही देश में नहीं, अलग अलग देशों में। और चिप की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि देखो आजकल आपको पता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या फिर डिफेंस हो, हर जगह पे जो ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, चाहे मिसाइल हो, सब में चिप की आवश्यकता तो है ही है। लेकिन देखो ये जो चिप है ना, वो ज़्यादातर कहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है? जो लेटेस्ट क्वालिटी की चिप्स हैं उनकी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग तो ताइवान और साउथ कोरिया में होती है, और 92% तो ताइवान में, जो लेटेस्ट और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चिप्स हैं। वैसे ओवरऑल देखें तो पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो 75% तो ईस्ट एशिया, चाइना, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन देखो चैलेंजेस भी हैं। मतलब एक ही जगह पे सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर सीमित होगी तो बाकी देश तो वल्नरेबल हो गए ना, बाकी देश तो इस पूरे रीजन पे डिपेंड हो गए। अब चाइना पे डिपेंडेंसी कोई नहीं चाहता है। कोविड-19 के दौरान देख लिया कि चाइना तो एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था चाइना को, चाइना ने कह दिया कि नहीं, हम आपका माल नहीं लेंगे। यानी चाइना ट्रेड को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो इसी वजह से इंडिया के पास अब एक मौका है कि इंडिया अपने देश में सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करे,
हालांकि देखो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, आप सर्च मार के देखिएगा यूट्यूब में ओनली आईएस सेमीकंडक्टर करके, सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, इस आर्टिकल में भी बाद में आएंगे। मौका देखो इसलिए भी अच्छा है, जैसे अभी यूक्रेन वार चल रहा है, यूक्रेन वार के कारण अब सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्ट हुई है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया से कुछ रॉ मटेरियल आता होगा जिसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है आर्टिकल में, लेकिन इस वार के कारण सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुई है। और देखो जब कोविड-19 आया ना 2021 में, आया 2020 में था, लेकिन 2021 में ऑटोमेकर्स जो व्हीकल्स बनाते हैं इनको ना 110 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया चिप्स की शॉर्टेजेस की वजह से। चिप्स मिल नहीं रही थी महामारी के दौरान, तो ये कार में डाल नहीं इसके, इनका रेवेन्यू का नुकसान हो गया बहुत सारा। तो इंडिया के पास एक मौका है अपनी सेमीकॉन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, यानी सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इंडिया में सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का। आप समझ गए? और देखो इससे इंडिया को फायदा भी होगा। फायदा ये होगा, एक तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है, दूसरा जब देखो इंडिया ऑयल के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो अपना फॉरेक्स रिजर्व खर्च करता है ना, वो इन्हीं आइटम्स को इंपोर्ट करने पे करता है। और हमें अगर इस मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल हो जाए तो हमारा इतना सारा फॉरेक्स रिजर्व बच जाएगा। और दूसरा, चाइना जैसे देशों पे हमारी डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। हालांकि ताइवान वगैरह पे ज्यादा है और ताइवान के साथ हमारे रिश्ते ठीक ठाक हैं। तो अब बात करते हैं सेमीकॉन डिप्लोमेसी की। सेमीकॉन डिप्लोमेसी जैसे देखो क्वाड है, इंडिया क्वाड का मेंबर है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में जिन रॉ मटेरियल की आवश्यकता है ना, वो ज्यादा मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यूएस और जापान, इनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया इनके साथ मिलके, मतलब अपनी जो इनके साथ फ्रेंडशिप है ना, उसका फायदा उठा के जिन चीजों की आवश्यकता है वो ले सकता है। दूसरा, अभी देखो ज्यादातर जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है कहां पे होती है? ईस्ट एशिया में। तो इंडिया अपनी ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सहारा ले सकता है ईस्ट एशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, या फिर जो भी रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करने के लिए। और इसके लिए जो फोरम्स है ना, जैसे देखो इंडिया का आसियान के साथ समिट होता है, ईस्ट एशिया समिट है, आसियान रीजनल फोरम की मीटिंग है। तो ये जब भी समिट्स या मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है ना, उस दौरान इंडिया इस इश्यू पर इनके साथ ज्यादा कोऑपरेट कर सकता है। मतलब मौके इंडिया को मिलते हैं कि इस इश्यू पर वो ज्यादा अपने संबंध मजबूत कर सके इनके साथ, खास करके आसियान के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया देखो अगर चिप्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करता है तो हमारे पड़ोसी देशों को भी फायदा होगा इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया में जो दूसरे देश हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। स्पेशल कैंपेन भी सरकार ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत का। और प्रधानमंत्री मोदी का एक कोट आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आत्मनिर्भर भारत ये चॉइस नहीं है, दिस इज द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद। मतलब ये अब हमारे ऊपर है, हमें ये करना ही है, ये चॉइस नहीं है कि करें या ना करें, हमें करना ही पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने ही पड़ेगी कुछ क्रिटिकल आइटम्स में खास करके। और उन्हीं में से एक है ये सेमीकंडक्टर और चिप्स। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेमीकॉन डिप्लोमेसी से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वाइस चांसलर्स के मुद्दे पर स्टेट्स वर्सेस सेंटर से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कंटेक्स्ट तो आपको पता है, हमने डिस्कस किया था फेडरलिज्म का पूरा इशू। जब हमने डिस्कस किया था ना, तो ये डिस्कस किया था किस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार 2 बिल लेकर आई है, पास करवा लिए हैं, जिसमें प्रोविजन ये किया गया है कि तमिलनाडु की स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पहले अपॉइंट किया जाता था चांसलर के द्वारा, जो कि होते हैं गवर्नर। पहले तो देखो अलग अलग राज्यों में क्या सिचुएशन है वो डिस्कस की जाती है। तमिलनाडु के बिल की बात करें पर्टिकुलरली, तमिलनाडु के जो बिल अभी अमेंडमेंट करवाया है ना तमिलनाडु ने, उसमें तो उन्होंने ये भी बोल दिया है कि इवन वीसी को हटाने की भी जो पावर है ना वो गवर्नमेंट के पास ही होगी, ना कि गवर्नर के पास, जो कि चांसलर होते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज के, स्टेट यूनिवर्सिटीज के और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के दोनों के। लेकिन हटाया तब जाएगा जब या तो हाईकोर्ट के जज एक इंक्वायरी करें, या फिर ब्यूरोक्रेट जो कम से कम चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर रह चुके हैं वो इंक्वायरी करें और वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं हटा दिया जाए वाइस चांसलर को, तभी गवर्नमेंट जाके हटाएगी। खैर, ये तो हमने बात की तमिलनाडु की। क्या तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है जिसने
गवर्नर से पावर छीनी है वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने की? इसका आंसर है नो। पहले तो हम ये बात करते हैं गवर्नर के पास ये पावर आई कहां से। देखो, गवर्नर के पास ये पावर आती है यूजीसी एक्ट 1956 से। ये देखो, यूजीसी एक्ट 1956 में के तहत गाइडलाइंस जारी की गई थी। ये देखो, यूजीसी रेगुलेशन 2018, यूजीसी रेगुलेशन 2018 कहां से निकल के आते हैं? यूजीसी एक्ट 1956 से। तो इन रेगुलेशन में यह कहा गया था विजिटर चांसलर, विजिटर कहें या फिर चांसलर कहें, दोनों गवर्नर ही होते हैं। ये जो हैं ये वाइस चांसलर को अपॉइंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स रिकमेंडेड बाय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। क्या मतलब हुआ? यानी कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी नाम रिकमेंड करेगी चांसलर को या फिर विजिटर को, और चांसलर या फिर विजिटर होता कौन है? गवर्नर। तो इफेक्टिवली पावर किसके पास है? गवर्नर के पास, कि गवर्नर को सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर वाइस चांसलर को अपॉइंट करना होता है। लेकिन अब आपको पता है जहां जहां पे अपोजिशन रूल्ड गवर्नमेंट्स है ना, वो गवर्नर से टकराती रहती हैं। इसी वजह से 2021 दिसंबर में महाराष्ट्र असेंबली ने एक बिल पास किया। बिल में कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार गवर्नर को 2 नाम देगी और उन्हीं दोनों में से एक को गवर्नर को चूज करना होगा यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए। अभी बिल पास नहीं हुआ है पूरी तरह से, यानी गवर्नर ने असेंट नहीं दी है, लेकिन ये हो जाता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को 2 नाम देगी, दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा गवर्नर को। इसके बाद है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने तो 2019 में गवर्नर से पावर छीन ली थी स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने की, और स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी हिंट दिया है कि हम तो गवर्नर को चांसलर की पोस्ट से भी हटा देंगे। बाय डिफॉल्ट अभी यूनिवर्सिटीज में जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ने हिंट दिया है हम ये खत्म कर देंगे। गुजरात की बात करें, गुजरात में तो शुरू से ही 1949 से ही ये प्रथा चलती आ रही है। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स रिकमेंडेड बाय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। गवर्नर के पास पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना पिछले महीने गुजरात एसपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर जिसको अपॉइंट किया गया था ना, उस नियुक्ति को रद्द कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने नियुक्ति की थी गुजरात एसपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोस्ट पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इसे रद्द कर दिया। क्यों कर दिया वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले ये स्टेट्स की बात कर लेते हैं जो जो दिए हुए हैं। तेलंगाना में क्या सिचुएशन है? देखो, तेलंगाना का 1991 का एक्ट है, तेलंगाना यूनिवर्सिटीज एक्ट। इसमें भी ये कहा गया है सर्च कम जो सिलेक्शन कमेटी है ना, वो 3 लोगों का एक पैनल देगी सरकार को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से उन पैनल में से किसी एक नाम पर मोहर लगा देगी, यानी गवर्नर का कोई रोल नहीं है। तो तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य नहीं है जिसने ऐसा किया है, ऑलरेडी कुछ राज्यों ने ऐसा करके रखा है। अभी गलत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों गुजरात सरकार के ऑर्डर को नलीफाई किया? इसलिए अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपकी पॉलिटी काम आएगी। देखो, संविधान का आर्टिकल 254 ये कहता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के अगेंस्ट है, तो स्टेट लेजिस्लेशन जो है वो नलीफाई हो जाएगा, यानी इसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और सिंपल भाषा में बोलूं, अगर टकराव होता है ना पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में, तो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है ना वो भारी पड़ेगा, और स्टेट असेंबली के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो रास्ते से हट जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। वैसे एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन वैसे यूनियन लिस्ट की 66 एंट्री जो है वो पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो पार्लियामेंट के थ्रू कानून बनवा सकती है किन इश्यूज पर? कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनको लेके कोऑर्डिनेशन करना हो, स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करने हो, तो उसके लिए वो कानून बनवा सकती है पार्लियामेंट के थ्रू। तो अब मुद्दे की बात देखो ये है, एक तरफ पार्लियामेंट का है यूजीसी एक्ट, दूसरी तरफ अलग अलग स्टेट असेंबलीज अपना अपना कानून बनाते जा रही हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में कौन वाइस चांसलर को अपॉइंट करेगा। तो जाहिर तौर पर संविधान के अनुसार तो यूजीसी का जो एक्ट है वो भारी पड़ना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑर्डर को नलीफाई कर दिया। अब देखना यह होगा
अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स जो स्टेट लेजिस्लेचर में ये कानून बनवा रही है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कितना टिक पाएंगे, क्योंकि जो शुरुआती तौर पर तो देखने को लगता है कि ये जो है वो संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट का यूजीसी एक्ट ये भारी पड़ेगा अगर टकराव होता है पार्लियामेंट के एक्ट के बीच और स्टेट लेजिस्लेचर्स के एक्ट के बीच। अब वैसे देखो, मैं आपको यूं बताऊं, नॉर्मली प्रैक्टिकली बताता हूं क्या होता है। देखो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो फंड प्राप्त करती हैं यूजीसी से, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी प्राप्त करती हैं, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को कम फंड देती है यूजीसी, थोड़ा भेदभाव के आरोप लगते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो तो बात मानती ही हैं यूजीसी की, उनको तो मानना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा पैसा दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है ना स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है कि यार हमारी चल तो रही नहीं है, पैसा हम दे रहे हैं, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट कोई और कर रहा है। तो इस बात को लेके स्टेट गवर्नमेंट्स की शिकायत रहती है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की पावर ना हमारे पास होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।